फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस। वेटेज वाइज भी ये इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी बहुत है। तो आइए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए, नाम है ब्रांचेस। ब्रांच होती क्या है? ब्रांच ना अपने आप में कोई वर्ड नहीं है, ये किसी मेन चीज से रिलेटेड है। जैसे आपने देखा होगा कि ट्री की ब्रांचेस होती हैं अलग अलग, ब्रांच को हिंदी में शाखा भी बोला जाता है। ऐसे बिजनेसेस में कोई मेन बिजनेस है कहीं पर किसी का, और उसकी अलग अलग जगह पर ब्रांचेस खुली हुई है। ब्रांच खोलने का मेन रीजन यही होता है कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना। ठीक है। जैसे अगर हमारी कंपनी दिल्ली में है, हम बिजनेस करते हैं दिल्ली में, लेकिन हमारे बहुत सारे कस्टमर्स चेन्नई से आते हैं। हमने देखा कि चेन्नई में हमारे गुड्स को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, तो और वहां के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमने वहीं पर एक ब्रांच खोल दी अपनी चेन्नई में। समझ में आई बात? तो ब्रांच तो यहाँ पर देखिए मैंने बना रखा है, ये इसका मेन हेड ऑफिस है और ये इसकी ब्रांच है। तो ब्रांच इज ऑलवेज रिलेटेड टू हेड ऑफिस। समझ में आ गई बात? ब्रांच अपने आप में कुछ नहीं होती, वो हेड ऑफिस से रिलेटेड होती है। अब हम लोग अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी कुछ क्लासिफिकेशन करते हैं। देखिए क्या होता है, अलग अलग बिजनेसेस अपनी ब्रांचेस को अलग अलग पावर्स देते हैं। ठीक है, वो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। कोई बिजनेस ऐसा हो सकता है कि वो अपनी ब्रांच को बिल्कुल भी पावर ना दे। एडमिनिस्ट्रेशन पावर की बात कर रहा हूँ, कैसे चलाना है वो सारी गाइडलाइंस जो होगी वो मेन हेड ऑफिस ही कंट्रोल करेगा। जैसे कोई भी गुड्स परचेज करने हैं, किससे गुड्स परचेज करने हैं? आपको ब्रांच को परचेज नहीं करने, हेड ऑफिस जो गुड्स भेजेगा वो ही आपको आगे बेचने हैं। ठीक है। किसको बेचने हैं, किस तरीके से बेचने हैं, मतलब कैश में बेचने, क्रेडिट पर भी अलाउड है क्या, और किस प्राइस पर बेचने, ये सारा किसने डिसाइड करा हुआ है? हेड ऑफिस ने। ठीक है। और भी कोई चीज करवानी है, कोई बड़ी रिनोवेशन करवानी है, रिपेयर्स करवानी है, ये सारे डिसीजन हेड ऑफिस लेता है। देखिए, ऐसी ब्रांचेस को डिपेंडेंट ब्रांच बोला जाता है, और उसके अकाउंट्स वगैरह भी कौन मेंटेन करता है? मेन हेड ऑफिस ही मेंटेन करेगा। ठीक है। वो तो अपने बस एक स्टेटमेंट बनाकर भेज देगा ब्रांच कि मैंने इस महीने में ये काम करे हैं, वो स्टेटमेंट की मदद से हेड ऑफिस उसके अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेगा। ये हो गई डिपेंडेंट ब्रांच। बट कुछ होती है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। इंडिपेंडेंट ब्रांच में क्या होगा कि कुछ पावर्स दी जाती है कि आप अपने आप वहीं पर लोकल मार्केट से सामान परचेज करो, बेचो। थोड़ी बहुत गाइडलाइंस जरूर होती है, लेकिन बाकी मेनली वो लोग बहुत ज्यादा कंट्रोल में नहीं रहते अपने मेन ऑफिस से। ठीक है। उनकी कंट्रोल की पावर, उनकी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन की पावर होगी वो खुद के पास रखते हैं ब्रांचेस। समझ में आ गई बात? तो वो कहलाती है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के केस में बुक्स भी ब्रांचेस खुद बनाती है। ठीक है। तो हम एक मेन कैटेगरी देखें ब्रांचेस की, इनलैंड ब्रांचेस, मतलब जो हमारे डोमेस्टिक ब्रांचेस हैं, और जो बाहर है देश से वो कहलाएंगी फॉरेन ब्रांचेस। इनलैंड ब्रांचेस में हमने एक करा इंडिपेंडेंट ब्रांच, दूसरी हो गई डिपेंडेंट ब्रांच। ठीक है। इंडिपेंडेंट ब्रांच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां तो ब्रांच अपनी बुक्स खुद मेंटेन कर रहा है। लेकिन डिपेंडेंट ब्रांचेस में कौन मेंटेन करेगा बुक्स? हेड ऑफिस मेंटेन करेगा। ठीक है। देखिए क्या होता है ना, कई बार ऐसी चीजें होती है कि आप अपने ब्रांच को ज्यादा पावर दे नहीं सकते, आपको सारी पावर अपने पास रखनी पड़ रही है, ब्रांच को केवल बोला गया। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूं, दोनों का एग्जांपल देते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट में आप कह सकते हो जैसे जो रेस्टोरेंट है, अब रेस्टोरेंट की किसी की चेन है तो उसने अलग अलग जगह जो ब्रांचेस खोल रखी हैं, वहां पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप प्राइस वगैरह बता सकते हो, कई बार तो प्राइस भी कंट्रोल नहीं किए जाते। अलग अलग सिटीज में प्राइस अलग रखे जाते हैं रेस्टोरेंट के। जैसे अगर आप कहो सरवना भवन, मैंने चेन्नई में खाया तो रेट अलग था डोसे का, और दिल्ली में खाया, कनॉट प्लेस में ब्रांच है उनकी, वहां खाया तो वहां पर डोसा का रेट अलग था। ठीक है। और यहाँ पर हेड ऑफिस कैसे गुड्स भेज सकता है? ठीक है, आपको वहीं पर ही लोकल मार्केट से सामान खरीदना होगा, और अपने डोसा वगैरह जो भी ये सब बनाना होगा, बेचना होगा। तो इसमें इंडिपेंडेंस देना जरूरी है। लेकिन डिपेंडेंट ब्रांच क्या हो गई? जैसे अगर कोई बुक स्टोर है, ठीक है, आपने गीता प्रेस का नाम सुना होगा, जो ये भगवान की बुक्स बेचते हैं। अब इनकी अलग अलग जगह, इनका मेन बिजनेस है गोरखपुर में हेड ऑफिस, वहीं पर गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं, सारी बुक्स वहीं पर बनती हैं। लेकिन इन्होंने अलग अलग सिटीज में ब्रांचेस खोल रखी हैं अपनी, लोगों तक अपने गुड्स को पहुंचाने के लिए। तो उन ब्रांचेस के पास कोई पावर ही नहीं है। जो सामान बनकर वहां से आएगा गोरखपुर से, वो ही वो आगे बेचेंगे। किस रेट में बेचेंगे? 5-10 रुपए की उनकी बुक्स होती है, बहुत ज्यादा सस्ती होती हैं, उस पर ही बेचते हैं।
तो ये हो गई बिल्कुल डिपेंडेंट ब्रांच। समझ में आई बात? तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब हम बात कर रहे थे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डिपेंडेंट ब्रांच में बुक्स मेंटेन कर रहा है हेड ऑफिस खुद। उसमें 4 मेथड्स बताए गए हैं। सबसे पहला है डेटर्स मेथड, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, फाइनल अकाउंट्स मेथड और होलसेल ब्रांच मेथड। ठीक है। अब डेटर्स मेथड, स्टॉक एंड डेटर्स और फाइनल अकाउंट्स मेथड, इसमें क्या होता है, गुड्स या तो कॉस्ट पर भेजे जाएंगे या सेलिंग प्राइस पर भेजे जाएंगे। मतलब क्या हुआ, देखिए, अगर हेड ऑफिस चाहता है कि ब्रांच की परफॉर्मेंस अलग से दिखाई दे कि ब्रांच ने हमारे टोटल प्रॉफिट में कितना कंट्रीब्यूट करा, ब्रांच का प्रॉफिट अलग कंप्यूट करना है, तो ऐसे केस में तो वो फिर कॉस्ट पे ही भेजेगा गुड्स को कि आपका मैं अलग से प्रॉफिट निकालूंगा, कॉस्ट पर भेजा जाएगा। लेकिन अगर वो कहता नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस आप स्टेटमेंट दे देना, सिंपलीफाई करना चाहता है, तो वो सेलिंग प्राइस पर भेजेगा गुड्स को। क्योंकि सेलिंग प्राइस पे बड़ा सिंपल हो गया, 100 रुपए के गुड्स भेजे, उसने 70 के बेच दिए तो 30 रुपए के बचे हुए, कोई प्रॉफिट, और इसके अंदर प्रॉफिट एलिमेंट भी ऑलरेडी है, कोई अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। केवल सेलिंग प्राइस पर गुड्स है, वहां पर से स्टेटमेंट आएगी और हम अपनी बुक्स में उसको एड ऑन कर लेंगे। हेड ऑफिस वाले अभी कर करके दिखाऊंगा मैं आपको कैसे होता है। तो अगर आपको अकाउंटिंग सिंपल करनी है तो सेलिंग प्राइस पर भेजा जाएगा, अगर आपको अलग से उसका कंट्रीब्यूशन देखना है तो कॉस्ट पर भेजा जाएगा। कई बार क्या होता है, कॉस्ट और सेलिंग प्राइस के बीच में कोई एक इनवॉइस प्राइस अलग से भी होता है। ठीक है, जैसे कुछ लोडिंग बोला जाता है कि कॉस्ट में 20% लोडिंग ऐड कर कर हमने गुड्स भेजे अपने ब्रांच को। जैसे हम कॉस्ट प्लस 50% तो कस्टमर्स को बेचते हैं, लेकिन हमने ब्रांच को कॉस्ट प्लस 20% कर कर भेजा, क्योंकि हमारी जितनी भी कॉस्ट वगैरह लगी वहां तक गुड्स पहुंचाने के लिए, और हम 20% जितना प्रॉफिट हेड ऑफिस में दिखाना चाहते हैं, 30% का जो प्रॉफिट है वो ब्रांच का दिखाना चाहते हैं। तो ऐसे केस में हम कॉस्ट और सेलिंग प्राइस के बीच के जो एक प्राइस होगा उस पर भेजेंगे अपने गुड्स को। समझ में आई बात? तो कॉस्ट पर भेजा जा सकता है, सेलिंग प्राइस पर भेजा जा सकता है, या फिर एक बीच का कोई प्राइस लेकर भी भेजा जा सकता है। वो तब होगा जब क्वेश्चन खुद हमारे को बोलेगा कि हमने इस प्राइस पर बेचा, अदरवाइज कॉस्ट पर या फिर सेलिंग प्राइस पर ही गुड्स को भेजे जाते हैं ब्रांच के पास। समझ में आई बात? सबसे पहला मेथड है डेटर्स मेथड। ये तब यूज होता है जब बहुत बड़ी ब्रांच नहीं है, छोटी सी ब्रांच है, ज्यादा अकाउंटिंग नहीं है, तो केवल एक अकाउंट बना जाएगा जिसका नाम होगा ब्रांच। और इस एक अकाउंट को हम इस तरीके से बनाएंगे कि एक ही अकाउंट में पूरा प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। आप देखेंगे कि ब्रांच अकाउंट इतना बढ़िया से बनता है कि इसी के अंदर सब कुछ, आपको बहुत ज्यादा एंट्रीज करने की जरूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं ब्रांच अकाउंट बनाना कैसे बनता है। देखिए, डेबिट साइड पर हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहां पर असेट्स का बैलेंस आएगा जो बिगिनिंग में है ब्रांच के पास। थोड़ा दिमाग में क्या रखना, हेड ऑफिस बना रहा है ब्रांच की बुक्स, बना कौन रहा है, हेड ऑफिस, क्योंकि डिपेंडेंट ब्रांच का है ना ये। जैसे क्या क्या हो सकते हैं, स्टॉक, डेटर्स, फिक्स्ड एसेट्स, पेटी कैश या फिर मेन कैश, इन सब के बैलेंसेस उसके पास हो सकते हैं। देखिए, स्टॉक, डेटर्स, फिक्स्ड एसेट्स, ये सब ओपनिंग बैलेंसेस है। पेटी कैश या कैश, कैश का मतलब देखिए, अगर ब्रांच को पावर दी गई है कि आप कुछ खर्चे कर सकते हो अपने आप, मेजर मेजर खर्चे, तो ऐसे केस में तो कैश उनके पास रहेगा। और जो वो सामान बेचते हैं, सेल करते हैं, कैश सेल और डेटर से पैसा आता है, उसमें से भी कैश बचेगा। वो रखने की पावर अगर उनके पास है तो फिर मेन कैश। लेकिन अगर पावर नहीं है, सारे पैसे इमीडिएटली उनको हेड ऑफिस में भेजने पड़ते हैं, तो फिर पेटी कैश होता है। छोटा मोटा खर्चा, बहुत छोटा मोटा क्या हो सकता है, जैसे चाय वगैरह पीना का खर्चा, या और बहुत मिनिमम जैसे फोटो कॉपी कराने का खर्चा, इस तरीके के खर्चे के लिए है तो पेटी कैश। ठीक है, तो अगर बहुत ज्यादा खर्चे अलाउड नहीं है तो पेटी कैश ही देना पड़ेगा फिर उनको। अब ये असेट्स का ओपनिंग बैलेंस जब हम यहां लिखते हैं तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये असेट्स का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। क्या क्या होगा, जैसे इसमें स्टॉक, वही डेटर्स, वही फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, पेटी कैश, और हो सकता है दोनों उनके पास पेटी कैश भी और नॉर्मल कैश भी हो। ठीक है, ये हमारा बैलेंस कैरी डाउन आ गया।
सबसे पहला समझ में आया? मैं आपको एक एक डिटेल में समझाऊंगा कि हम ऐसे क्यों कर रहे हैं। पहले मैं लिख लिख के बता रहा हूँ, सीधा आपको यहाँ पर फॉर्मेट दिखा देता, पहले से करा हुआ तो समझ में नहीं आता ढंग से, इसलिए मैं यहाँ पर लिख लिख के दिखा रहा हूँ। ओपनिंग आ गए एसेट्स, यहाँ क्या है, ये सब आ गए हमारे असेट्स एट एंड। एंड में कितने असेट्स बचे देखिए। अब सबसे पहले क्या होगा, हेड ऑफिस गुड्स भेजेगा किसके पास, ब्रांच के पास। उसको क्या बोला जाता है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। इसको हम लोग गुड्स सेंट टू ब्रांच ऐसे भी लिख देंगे, टू जीएसटीवी। कहीं मैं अगर जीएसटीवी लिखूं मतलब गुड्स सेंट टू ब्रांच। देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि गुड्स या तो कॉस्ट पर भेजे जाएंगे या सेलिंग प्राइस पर या फिर किसी और प्राइस पर, अगर क्वेश्चन कहेगा तो। कॉस्ट पर भेजे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सेलिंग प्राइस पर गुड्स को भेजा हुआ है मतलब कॉस्ट में कुछ ऐड ऑन करके भेजा हुआ है, तो इसका मतलब गुड्स थे तो जैसे 100 रुपए के, लेकिन हमने भेजे 120 रुपए के, ब्रांच में 120 रुपए के भेजे, तो यहां पर तो 120 आ गया। बट रियलिटी आपको भी पता है ये 120 की इसकी वैल्यू नहीं है। कितनी है वैल्यू, 100 रुपए ही है। तो 20 रुपए लोडिंग इसमें से हटानी पड़ेगी। इसमें जो 20 रुपए की लोडिंग है वो हटानी पड़ेगी। वो कैसे हटाएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए इससे पहले हम यहां पर एक काम करते हैं, ये लिख देते हैं बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, अगर गुड्स उसने रिटर्न बाय ब्रांच, ब्रांच ने गुड्स अगर वापस भेज दिए, भाई जैसे 100 रुपए की यहां भेजे थे उसमें से 10 रुपए के वापस कर दिए, तो ये रिवर्स हो गई एंट्री, बाय जीएसटी भी आ गया। ठीक है, अब ये जो 90 रुपए हुए, 100 के गुड्स हमने भेजे थे, 90 10 रुपए उन्होंने वापस कर दिए, 90। इस 90 में जो लोडिंग इंक्लूडेड है उसको हटाना है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच। ये क्या है, लोडिंग ऑन गुड्स सेंट, जो गुड्स हमने भेजे उस पर लोडिंग यहां पर रिवर्स कर दी। तो अब गुड्स अल्टीमेटली किस प्राइस पर आ गए, कॉस्ट पर ही आ गए वापस। समझ में आ रहा है आपको बात? देखिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, यहां आप सेल लिखोगे बाय सेल, यहां आप टू परचेजेस लिखोगे, सिंपल सी बात है। परचेजेस किस पे आती है, कॉस्ट प्राइस पर, सेल किस पे आएगी, सेलिंग प्राइस पर, तभी तो भाई प्रॉफिट निकल कर आएगा। अगर दोनों को मैं सेलिंग प्राइस पर लिखूंगा तो फिर प्रॉफिट ठीक थोड़ी आएगा निकल कर। और अगर कोई स्टॉक नहीं बचा, बाई चांस ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, फिर तो ये दोनों मैच ही कर जाएंगे आपस में, फिर तो हमारा कोई प्रॉफिट ही नहीं है, जबकि ये गलत है। तो कॉस्ट प्राइस पर आना चाहिए परचेजेस और सेलिंग प्राइस पर आनी चाहिए सेल। तो अब ये कॉस्ट प्राइस पर कैसे लाएं, ये तो इनवॉइस प्राइस पर है, तो इसलिए हमने क्या किया, लोडिंग को रिवर्स कर दिया यहां पर। यहां पर लिखने का मतलब ही क्या है कि उसमें से ये माइनस हो रहा है। समझ में आ गई बात? ठीक है। अच्छा अगर इसमें ये लोडिंग है तो इसका मतलब ये जो ओपनिंग स्टॉक रखा हुआ है उसके पास, ब्रांच के पास जो ओपनिंग स्टॉक रखा हुआ है, इसमें भी तो लोडिंग इंक्लूडेड है, क्योंकि हम तो कुछ भेजते ही उसको इनवॉइस प्राइस पर है। तो इसकी भी लोडिंग हटाओ। इसकी लोडिंग हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बाय स्टॉक रिजर्व। क्या लिखते हैं, बाय स्टॉक रिजर्व। ये क्या है, ये है लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक पर जो लोडिंग है वो यहां से रिवर्स करी। समझ में आई बात? हमने गुड्स भेजे। अब नॉर्मल खर्चों की बात करते हैं। अगर खर्चे हेड ऑफिस कर रहा है ब्रांच के बिहाफ पर, बुक्स भी कौन बना रहा है, हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस का पैसा खत्म हुआ, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एक्सपेंसेस बाय हेड ऑफिस। देखिए हेड ऑफिस का मेन, इसके आगे टू बैंक में ब्रांच वर्ड नहीं लगा हुआ, क्योंकि ये हेड ऑफिस का बैंक अकाउंट है, इसलिए केवल टू बैंक। हेड ऑफिस का पैसा कम हुआ, किस पर चार्ज कर दिया, ब्रांच पर, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब आप कहोगे कुछ कुछ खर्चे ऐसे भी तो हो सकते हैं जो ब्रांच खुद करे, बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए उसके लिए हम क्या लिखते हैं, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट में क्या आएगा, कैश सेल्स प्लस कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स माइनस एक्सपेंस
बाय ब्रांच, कैश में कितनी सेल करी प्लस डेटर से कितना पैसा मिला वो प्लस करा, माइनस अगर ब्रांच ने खुद कोई खर्चे करे वो इसमें से माइनस हो जाएंगे, अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। और यहां पर हम लिख देंगे ये क्या है, ये है रेमिटेंस बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। समझ में आई बात? ऐसा करने से क्या सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई। अभी मैं आपको एक एक चीज प्रूफ करके दिखाऊंगा। अच्छा, अगर कुछ और पैसा भेजा हेड ऑफिस ने ब्रांच में तो ये भी टू बैंक आएगा, रेमिटेंस बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। ब्रांच में कुछ पैसा भिजवाया तो हेड ऑफिस का पैसा कम हो गया टू बैंक, और ब्रांच के ऊपर चार्ज कर दिया, ब्रांच डेबिट टू बैंक। अब अगर रेमिटेंस भिजवाई ब्रांच ने हेड ऑफिस में तो हेड ऑफिस का पैसा बढ़ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट कहां से आ रहा है, ब्रांच से, तो बैंक डेबिट टू ब्रांच, इसलिए ब्रांच के क्रेडिट में लिखा बाय बैंक अकाउंट। समझ में आई बात आपको? ये देखिए, अब इसमें क्या है, हमने असेट्स तो लिखा था, असेट्स इन बिगनिंग। अगर कुछ लाइबिलिटीज भी हैं तो वो क्रेडिट साइड पे आएंगी, लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है, बाय बैलेंस बीडी। ये क्या है, लाइबिलिटीज इन बिगनिंग। अगर कोई लाइबिलिटी बिगनिंग में दे रखी है तो वो यहां आ जाएगी। अगर लाइबिलिटी इन बिगनिंग यहां आई तो लाइबिलिटी एट एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन, लाइबिलिटीज एट एंड वो यहां पर आ जाएगी। अब ये जो स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक, ये भी इनवॉइस प्राइस पर है, इसमें भी लोडिंग इंक्लूडेड होगी, उसको भी रिवर्स करना होगा। उसके लिए क्या लिखेंगे, टू स्टॉक रिजर्व, लोडिंग इन क्लोजिंग स्टॉक। जो क्लोजिंग स्टॉक में लोडिंग इंक्लूडेड है वो यहां पर रिवर्स कर दी। समझ में आई बात? अब क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड करके जो बचा वो प्रॉफिट, अगर डेबिट साइड पे बचा तो प्रॉफिट है, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू जनरल पी एंड एल अकाउंट। ये जनरल पी एंड एल क्या होता है, मतलब नॉर्मल पी एंड एल, जो पी एंड एल बनाता है हेड ऑफिस, उसमें ये वाला नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया जाएगा। लास्ट में ये टोटल हो गया। थोड़ा बहुत समझ में आया आपको? तो ये ब्रांच अकाउंट इस तरीके से बनता है। मुझे पता है इसमें बहुत सारे डाउट्स आपके होंगे। क्या डाउट हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहला क्या है, हमने यहां पर कैश से लिखा लेकिन कलेक्शन फ्रॉम डेटर लिख रहे हैं। कलेक्शन फ्रॉम डेटर कोई प्रॉफिट थोड़ी ना है, डेटर से इतना पैसा मिला है हमारे को, हमने क्रेडिट्स में सेल कितनी करी हमारे को तो वो देखना चाहिए। अक्रूवल बेसिस वगैरह इतना सब कुछ पढ़ा हुआ है हमने अकाउंट्स में कि कितना हमारे को क्रेडिट सेल करी वो हमारी इनकम है, पैसा कितना मिला डेटर से वो थोड़ी ना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपका ये डेटर वाला ही डाउट क्लियर कर देता हूं जो आपको आ रहा होगा। मैंने कहा ना, ये ब्रांच अकाउंट इस तरीके से बनता है कि आपको बहुत सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। डेटर, साल के शुरू में डेटर थे 100 रुपए के, हमने क्रेडिट में सेल करी 500 रुपए की, डेटर बढ़ गए। इनमें से इन्होंने 150 रुपए हमारे को पे कर दिए, ठीक है, हमारे को कलेक्शन इतने की हो गई, या 350 लिख लेते हैं, 350 पे कर दिए तो बचे कितने के, 250 रुपए बच गए, है ना। 250 रुपए क्लोजिंग बैलेंस बच गया। आप क्या कहते हो, ये सेल करी और ये इतना इससे कैश मिला। आप क्या कहते हो, इनकम कौन सी हमारी, 500 रुपए। मैं भी यही कहता हूँ 500 रुपए है, लेकिन ये 500 नहीं लिखवाता। ये क्या कहता है, ये लिखो। ये पता है ऐसा क्यों कहता है, ये इसलिए कहता है, ओपनिंग बैलेंस कितना लिखा हुआ है डेटर्स का, 100 रुपए। ये देखिए आप, ये लिखा हुआ ना, ये वाला ओपनिंग बैलेंस है, 100 लिखा है, 250 लिखा है, आपसे 350 लिखवा देता है, 100 यहां, 600 यहां। अल्टीमेटली बैलेंस कितना बच गया, 500 रुपए क्रेडिट साइड में बैलेंस बच गया। यही तो सेल है, ट्रेडिंग अकाउंट यही तो करता था, बाय सेल 500 रुपए, वो इसने करा। बस इसने यहां पर ओपनिंग और कलेक्शन, मतलब कितनी कलेक्शन हुई और क्लोजिंग बैलेंस ये लिखवा दिया। अल्टीमेटली बचा तो वही 300 रुपए, क्रेडिट में सेल कितनी हो रही है वही बैलेंस आ गया। समझ में आई बात? तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मत समझना कि हम कलेक्शन क्यों लिख रहे हैं, हमने क्रेडिट सेल क्यों नहीं लिखी, क्रेडिट सेल ही आई है ये। अच्छा, दूसरी चीज, डेप्रीसिएशन भी एक खर्चा होता है।
डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है क्या? कोई जरूरत नहीं है रिकॉर्ड करने की। क्यों जरूरत नहीं है? यहां पर आपने फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग बैलेंस लिखा 1000 रुपए, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद बचा 900, वो यहां लिख दिया। ये रहा 1000 ऊपर 900 यहां, तो 100 रुपए का बैलेंस बचा डेबिट साइड पे, तो खर्चा आ गया डेबिट साइड पे अपने आप। ठीक है, आप ट्रेडिंग एंड पी&एल बनाओ दिमाग में, ये ट्रेडिंग एंड पी&एल पे ही पहुंच रहा है। ये डेबिट साइड में खर्चे रिकॉर्ड कर रहा है, क्रेडिट साइड पर इनकम ही रिकॉर्ड हो रही है ऑटोमेटिकली। समझ में आ गई बात? और कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हो। तो ओपनिंग स्टॉक जो लिखा उसका स्टॉक रिजर्व सामने, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच उसका लोडिंग सामने, लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस लिखा उसका स्टॉक रिजर्व लोडिंग उसके सामने। तो हमने इस तरीके से ये करा है। ठीक है, फिर अगर कुछ ब्रांच में गुड्स भिजवाए तो गुड्स सेंड टू ब्रांच। अच्छा, खर्चे, खर्चे की बात, अगर हेड ऑफिस खर्चे कर रहा है ब्रांच के बिहाफ पे तो हमने करा टू बैंक अकाउंट। लेकिन अगर ब्रांच खुद के खर्चे कर रहा है वो क्यों नहीं रिकॉर्ड करे? वो हो गए ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड। जब आप यहां से एक्सपेंसेस बाय ब्रांच माइनस कर रहे हो, ठीक है, आप एक्सपेंसेस बाय ब्रांच माइनस कर रहे हो कि इतने पैसे भिजवाए हमने ब्रांच वाले ने हेड ऑफिस में, कितने की कैश सेल हुई वो भिजवाई, कलेक्शन फ्रॉम डेटर भिजवाया और अपने खर्चे माइनस कर दिए, तो अल्टीमेटली वो रिकॉर्ड हो ही गया। एक्सपेंसेस माइनस करना, आपको पता है ना, क्रेडिट साइड पे कुछ माइनस करना मतलब वो डेबिट पे रिकॉर्ड हो रहा है ना। जैसे आप माइनस करते हो ना, सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस करते हो ट्रेडिंग में, तो सेल्स रिटर्न आप अगर डेबिट साइड पे लिखोगे तो भी आंसर सेम आएगा। क्रेडिट में माइनस मतलब डेबिट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? पहला पॉइंट, expenses incurred out of petty cash by the branch is not recorded as opening and closing balance of petty cash is recorded। ये मैंने डेप्रिसिएशन के लिए भी बताया। ये कहता है ये जो पेटी कैश आपको मिला हुआ है और साल के एंड में ये पेटी कैश है, पेटी कैश में अगर आप कुछ खर्चे कर रहे हो, ठीक है, पेटी कैश में आप चाय पानी के जो भी खर्चे कर रहे हो, फोटोकॉपी के और चीजों के, वो आपको अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, वो रिकॉर्ड हो गए ऑटोमेटिकली। ठीक है, क्योंकि आपने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया। कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स इज नॉट रिकॉर्डेड, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड एक्सेट्रा आर नॉट रिकॉर्डेड, ये जो डेटर्स का बैड डेट है, डिस्काउंट अलाउड है, ये सब भी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने अभी आपको डेटर अकाउंट बनाकर दिखाया। आप डेटर का ओपनिंग ले रहे हो, क्लोजिंग ले रहे हो, कलेक्शन फ्रॉम डेटर ले रहे हो, ये सब लेने की वजह से आपको बाकी क्रेडिट सेल वगैरह रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसमें रिकॉर्ड हो गई। ठीक है, तो बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, ये सब डेटर्स पर जो है इसको रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। एनी आइटम परचेज्ड बाय ब्रांच ऑन क्रेडिट बेसिस, अगर कोई ब्रांच ने क्रेडिट बेसिस पर आइटम परचेज करी, देन लाइबिलिटीज एट एंड विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ ब्रांच अकाउंट, तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। टू बैलेंस कैरी डाउन लाइबिलिटीज एट एंड, लाइबिलिटी बढ़कर आ जाएगी। लेकिन अगर एनी आइटम परचेज इन कैश, कोई कैश में खरीदा है ब्रांच ने खुद, देन रेमिटेंस विल रिड्यूस टू दैट एक्सटेंट बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। क्या मतलब हुआ? कहते हैं अगर ब्रांच ने कोई चीज परचेज करी, क्रेडिट पर करी तो लाइबिलिटीज में बढ़ा दो, कैश में करी मत रिकॉर्ड करो। क्यों नहीं रिकॉर्ड करें भाई? आप ये जो बाय बैंक लिख रहे हो तो उसमें से इतने पैसे रिड्यूस कर रहे हो ना, ये लिखा माइनस एक्सपेंसेस बाय ब्रांच, तो हो तो गए रिड्यूस, अब अलग से क्या करना। समझ में आई बात? ये था हमारा ब्रांच अकाउंट। आइए स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन कर दिया। किंघम ब्रदर्स बॉम्बे हैव अ ब्रांच एट नागपुर, इनकी नागपुर में एक ब्रांच है। दे सेंड गुड्स एट कॉस्ट टू देयर ब्रांच एट नागपुर, वो गुड्स जो है कॉस्ट पर ही भेजते हैं, फिर तो ये स्टॉक रिजर्व और लोडिंग बोर्डिंग का कंसेप्ट ही नहीं आएगा। However, direct purchases are also made by branch for which payments are made at head office। वैसे तो परचेजेस कह रहा है ब्रांच भी करता है, जिसकी पेमेंट कहां होगी? हेड ऑफिस में होगी, तो पेमेंट वो खुद नहीं करता। ऑल द डेली कलेक्शंस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ब्रांच टू हेड ऑफिस, जितनी भी रोज की कलेक्शन हो रही है वो सब कहां चली जाती है? ब्रांच से हेड ऑफिस में। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर नागपुर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस बाय डेटर्स मेथड, डेटर्स मेथड को फॉलो करते हुए आप नागपुर ब्रांच अकाउंट बनाना है। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। नागपुर ब्रांच अकाउंट, जो चीज हमें पता है कि कहां कहां जाएगी केवल वो लिखो, बाकी चीजें तो ऑटोमेटिकली इसमें रिकॉर्ड हो जाती है। ठीक है, मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझा ही दिया है, पहले कंसेप्ट समझ लेना उसके बाद इस पर आना।
डेबिट क्रेडिट। देखिए ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी 2021 इम्प्रेस्ड कैश। एक बार एक काम करते हैं, जस्ट बर्ड्स व्यू ले लेते हैं, पूरा समझ लेते हैं। डेटर्स दे रखे हैं, स्टॉक ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस, डायरेक्ट परचेजेस, कैश सेल, क्रेडिट सेल, डायरेक्ट परचेजेस 45,000। हो सकता है डाउट आए किसी को भी, फर्स्ट टाइम कोई भी पढ़ेगा तो सबको लगेगा ये डायरेक्ट परचेज दो बार कैसे आ गया। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा फ्रेम अच्छे से नहीं करा हुआ इन लोगों ने। ये ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, इम्प्रेस्ड कैश का ओपनिंग बैलेंस है 2,000, डेटर्स का 25,000, फिर ये स्टॉक जो बता रहे ना, स्टॉक ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस डायरेक्ट परचेजेस, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है, ये ओपनिंग स्टॉक है कि खुद वाला जो खरीदा हुआ उसका ओपनिंग स्टॉक है 16, जो हेड ऑफिस से आया हो उसका बच रहा है 24,000। फिर इन्होंने सेल करी, फिर इस साल और डायरेक्ट परचेज करी 45,000 की। वो ये कह रहा है रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर आए 3,000 के, गुड्स सेंड टू ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस, ठीक है, हेड ऑफिस ने ब्रांच में गुड्स भेजे कितने के, 60,000 के। ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस, पेटी कैश के लिए पैसे रेमिट करे, 4,000 रुपए रेमिट करे। बेड डेट्स हुए 1,000 के, डिस्काउंट दिया कस्टमर्स को 2,000 का। रेमिटेंस टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस में पैसे भिजवाए, क्योंकि जितनी भी कलेक्शन हो रही है रोज भिजवाता है ना ब्रांच, तो कहता है रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को मिल गए 1,65,000 रुपए। नॉट रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस सो फार, अभी भी 5,000 रुपए मिलने बाकी है, ठीक है। ब्रांच एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय हेड ऑफिस, डायरेक्टली पे कर दिए, ब्रांच एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने पे करे खर्चे 30,000 रुपए के। स्टॉक, अब क्लोजिंग स्टॉक की बात करा 31 दिसंबर 2021 की, स्टॉक डायरेक्ट परचेज का 10,000 का पड़ा है, ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस का पड़ा है 15,000 रुपए का। डेटर्स क्वेश्चन मार्क आपको खुद ढूंढने कितने के, इम्प्रेस्ड कैश आपको खुद ढूंढना है कितने का है, और पेटी कैश एक्सपेंस साल भर में कितने हुए हैं, 4,000 रुपए के, ठीक है। तो आपको कहता है कि ये बनाकर दिखाइए, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हटा लेते हैं वरना कंफ्यूजन होगी क्या लिख रखा है। आइए शुरू करते हैं अब हम क्वेश्चन करना। देखिए सबसे पहले यहां पर क्या आता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन असेट्स इन द बिगिनिंग, है ना, असेट्स। इम्प्रेस्ड कैश कितने का है, 2,000 का, तो इम्प्रेस्ड कैश अमाउंट है 2,000 रुपए। फिर ठीक है ये लिख दिया। डेटर्स है 25,000 रुपए, डेटर्स 25,000, ठीक है। स्टॉक, स्टॉक दोनों को साथ लिख देते हैं, स्टॉक 24 और 16, 40,000 रुपए का स्टॉक है ना टोटल इनका। और तो कोई असेट्स नहीं दे रखे बिगिनिंग में, नहीं है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 67,000, ठीक है, 67,000 का आ गया। अब इन्होंने कैश में सेल करा इतना, क्रेडिट में सेल करा इतना, क्या ये हम कहीं रिकॉर्ड करते हैं, ये फॉर्मेट में कहीं था कैश सेल और क्रेडिट से, नहीं रिकॉर्ड करते। हम रेमिटेंस रिकॉर्ड करते हैं, उसमें अपने आप आ जाता है बाय बैंक जब करेंगे ना। डायरेक्ट परचेजेस इन्होंने करी 45,000 रुपए। रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से रिटर्न, ये भी नहीं रिकॉर्ड करते हम। गुड्स सेंड टू ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस, हाँ ये रिकॉर्ड करते हैं, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है। कितने के करें, 60,000 रुपीज के, ठीक है, 60,000 रुपए के गुड्स भेजे। ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस टू बैंक अकाउंट, ठीक है। रेमिटेंस बाय हेड ऑफिस, कितने रुपए रेमिट करे इन्होंने, 4,000 रुपए इन्होंने भेजे। देखिए लिखते हैं ना, टू बैंक अकाउंट, रेमिटेंस बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, ये जो पैसे भेजते हैं 4,000 रुपए भेजे। एक्चुअली दिक्कत क्या है, ये हेड ऑफिस बना रहा है, तो आपको हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, मैं बार बार यही चीज कह रहा हूं आपको, ठीक है। ये रिकॉर्ड करा। बेड डेट्स हम नहीं रिकॉर्ड करते, डिस्काउंट नहीं रिकॉर्ड करते। रेमिटेंस टू हेड ऑफिस इतनी हुई है, 1 पैसेट उनको मिल गई, 5,000 अभी मिलने बाकी हैं, तो बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, रेमिटेंस बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस में पैसे भेजे, ठीक है। उसमें दो चीजें, एक तो रिसीव्ड और कुछ अभी रास्ते में है, पैसे मिलने वाले हैं। तो 1 पैसेट तो उनको मिल गए, 5,000 अभी मिलेंगे, तो टोटल हो गए 1,70,000 रुपए, ठीक है, 1,70,000 रुपए हो गए।
ब्रांच एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय हेड ऑफिस 30,000 रुपए। तो टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस बाय हेड ऑफिस 30,000 रुपीज, हेड ऑफिस ने जो खर्चे करे। अब क्लोजिंग बैलेंस बताता है चारों का, ठीक है, बाकी तो ये तो खर्चे दे रखे हैं, ठीक है। अब ये जो बैलेंस बताया इसको साल के एंड में लिखा जाता है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, उसी वे में लिखे जैसे पहले लिखा था इम्प्रेस्ड कैश। इम्प्रेस्ड कैश का तो अभी पता ही नहीं हमारे को, डेटर्स वो भी नहीं पता, स्टॉक स्टॉक शायद खुद दे रखा है क्वेश्चन ने 25,000, 10 और 15 25,000 रुपए हो गए ना, तो 25,000 रुपए ये हो गया। इन दोनों का बैलेंस और निकाल लेंगे फिर लिख देंगे यहां पर। समझ में आई बात? आइए पहले निकाल लेते हैं इनका बैलेंस वर्किंग नोट बनाकर, ठीक है। डेटर्स अकाउंट, डेटर्स असेट है तो बैलेंस डेबिट होगा ऑब्वियसली। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, साल के शुरू में डेटर्स कितने के? 25,000 रुपए के, ठीक है। अब क्या क्या चीजें डेटर से रिलेटेड आपके पास है? सबसे पहले आपको क्रेडिट सेल दे रखी है 1,30,000 रुपए की, तो टू सेल्स 1,30,000, इससे हमारे डेटर बढ़ेंगे ना, बढ़ेंगे तो डेबिट होगा। और क्या गिवन है? रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर ने पैसे वो गुड्स रिटर्न कर दिए 3,000 रुपए के, बाय सेल्स रिटर्न 3,000 रुपए। बैड डेट्स गिवन है 1,000, डिस्काउंट टू कस्टमर 2,000, बाय बैड डेट्स 1,000, डिस्काउंट टू कस्टमर्स तो बाय डिस्काउंट टू कस्टमर्स 2,000। अब कुछ पैसा उनसे मिला भी होगा बाय बैंक अकाउंट, कलेक्शन कितनी हुई, और बाद में आया होगा बैलेंस सीडी, ठीक है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये बैलेंस बचेगा। एक ही चीज में क्या आप दो की बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है, या तो वो बाय बैंक की निकलेगी या बैलेंस सीडी की निकलेगी। दोनों बैलेंसिंग फिगर कैसे निकल सकती है अलग अलग? ये थोड़ी ना जो निकली आधी आधी ले लेंगे दोनों में। तो इसका मतलब एक चीज आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। बैलेंस सीडी के आगे तो क्वेश्चन ने खुद ही क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, ठीक है। अब बाय बैंक हम कैसे निकालें कि कितनी कलेक्शन हुई है? देखिए क्या हिंट है, क्वेश्चन ने कहा कि हमने 1,70 भेजे हैं, 1,70,000 रुपए इन्होंने भेजे हैं, तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स निकालने के लिए टोटल रेमिटेंस, टोटल रेमिटेंस कितनी करी हेड ऑफिस को, माइनस उसमें से कैश सेल। क्या पैसे भेजेगा? पैसे उगा के तो भेजेगा नहीं, पैसे ब्रांच कौन से भेजता है हेड ऑफिस में? एक तो कैश सेल वाले, एक डेटर से कितना मिला, माइनस अगर कुछ खर्चे खुद करता है उसमें से, उस पैसे में से। अब आप कहोगे खर्चे तो उसने करे हैं, पेटी कैश एक्सपेंसेस, भाई ये तो पेटी कैश में से करे हैं। पेटी कैश का बैलेंस तो 2,000 रुपए अलग चल रहा है, जिसके लिए 4,000 रुपए उन्होंने भेजे, ये पेटी कैश के खर्चे हैं। और कोई खर्चा तो खुद नहीं करा ना ब्रांच ने, मेन अपने कैश में से वो तो कुछ नहीं दे रखा, ये तो पेटी वाला है। समझ में आई बात? ऐसा तो कुछ दे नहीं रखा। तो इसका मतलब टोटल रेमिटेंस जो थी 1,70 की, उसमें से कैश सेल माइनस कर दो, कैश सेल है 45,000 रुपए की, 45,000 माइनस कर दीजिए तो ये निकल के आ गया 1,25,000 रुपए, ठीक है। 1,25,000 हमारा बाय बैंक आ जाएगा। अब बैलेंस शीट निकाल लीजिए आप कितना आ रहा है, ठीक है। तो 25,000 प्लस 1,30,000 ये बन रहा है 1,55,000, ठीक है। 1,55,000 माइनस 6,000 और 1,25,000, तो ये बन गया 24,000 रुपए। तो ये 24,000 रुपए आ गया बैलेंसिंग फिगर 1,55,000। तो 24,000 आइए ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। इसके ब्रैकेट में लिख दीजिए वर्किंग नोट 1, ठीक है, ये वर्किंग नोट 1 से आया है। अब वर्किंग नोट 2 इम्प्रेस्ड कैश। इम्प्रेस्ड कैश तो सिंपल है, आप नहीं भी ऐसे भी कर सकते हो। इम्प्रेस्ड कैश तो क्वेश्चन ने खुद ही बता रखा है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, साल के शुरू में इनके पास कितने थे? 2,000 रुपए,
हेड ऑफिस ने और कितने भेजे, इनको और कितने मिल गए, 4,000 रुपए। खर्चे कितने करे इन्होंने, इन्होंने 4,000 के ही खर्चे करे, तो बैलेंस कितना बचेगा, बैलेंस 2,000 रुपए बचेगा। ठीक है, ये तो मतलब बड़ा सिंपल सही है। तो 2,000 रुपए जो बचा वो यहां लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया 51,000। अब इसमें एक चीज बची थी, देखिए ये मेरे को लास्ट में समझानी है, डायरेक्ट परचेजेस। इन्होंने 45,000 की डायरेक्ट परचेजेस करी। अगर इसकी पेमेंट ब्रांच खुद ही करता तो कोई एंट्री नहीं करते हम। ठीक है, अगर इसकी पेमेंट ब्रांच खुद करता तो कोई एंट्री की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि वो रेमिटेंस में से माइनस हो जाती। बट आपने ये डेटर्स का करके देखा, पूरी कलेक्शन भिजवा देता है वो उसको। और ऊपर भी लिखी थी ये वाली बात, डायरेक्ट परचेजेस आर ऑल्सो मेड बाय ब्रांच फॉर विच पेमेंट आर मेड एट हेड ऑफिस। इसकी पेमेंट हेड ऑफिस में की जाती है। अब आपके पास दो चॉइस है, या तो आप ये मानो हाथ के हाथ हेड ऑफिस ने पेमेंट कर दी तो टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। अगर पेमेंट नहीं करी, पेमेंट बाद में करेगा तो लाइबिलिटी बढ़ गई तो टू क्रेडिटर्स हो जाएगा। ठीक है, स्टडी मटेरियल ने इसमें टू क्रेडिटर्स लिख रखा है कि अभी पेमेंट के बारे में क्वेश्चन में साइलेंट है, कुछ दे नहीं रखा। अदरवाइज आप ये भी अज्यूम कर सकते हो टू बैंक अकाउंट की पेमेंट हेड ऑफिस ने हाथ के हाथ कर दी। कितने रुपए की करी, ठीक है, क्रेडिटर्स कितने रुपए के बनेंगे फिर, 45,000 रुपीज के। ठीक है, परचेजेस बाय ब्रांच, ब्रांच ने इतने की परचेज करी है। क्लियर हुआ आपको ये। ठीक है, अब हम कैलकुलेट कर कर देख लेते हैं कितने का प्रॉफिट आ रहा है हमारा। क्रेडिट साइड पर देखिए 51,000 प्लस 1,70,000, तो ये 2,21,000 हो रहा है। इसमें से ये डेबिट साइड के सब माइनस करिए, 67,000, 60,000, 4, 30,000, 45,000, तो ये 15,000 रुपीज का प्रॉफिट बच गया। इसको लिखेंगे हम टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू जनरल पी एंड एल। ये जनरल पी एंड एल में ट्रांसफर कर देंगे हम। कितने का प्रॉफिट है, 15,000 का, 2,21,000 रुपए। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ये भी स्टडी मटेरियल में दे रखा है, वाइड स्प्रेड इनवॉइसेस गुड्स टू इट्स ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20%, कॉस्ट प्लस 20% पर अपने गुड्स को भेजता है। ठीक है, द ब्रांच सेल्स गुड्स फॉर कैश एज वेल एज क्रेडिट, कैश पर भी भेजता है, बेचता है ब्रांच, और क्रेडिट पर भी बेचता है। द ब्रांच मीट्स इट्स एक्सपेंसेस आउट ऑफ कैश कलेक्टेड फ्रॉम इट्स डेटर्स एंड कैश सेल्स एंड रेमिट्स द बैलेंस ऑफ कैश टू हेड ऑफिस आफ्टर विदहोल्डिंग 10,000 नेसेसरी फॉर मीटिंग इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैश। क्या कहता है, ब्रांच अपने खर्चे कहां से मीट करता है। देखिए क्वेश्चन बदल गया, पहले सारे खर्चे कौन कर रहा था, हेड ऑफिस कर रहा था। इवन जो परचेज कर रहा है वो ब्रांच, वो भी उसके भी पैसे कौन देगा, हेड ऑफिस देगा। बस पेटी कैश के लिए, छोटे मोटे खर्चे के लिए दे रखा है बैलेंस 2,000 रुपए का, फिर 4,000 रुपए फिर भेजे थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर उसको खर्चा करना अलाउड है। यहाँ पर कहता है आपने जो कैश सेल करी, कलेक्शन हुआ डेटर से, उसमें से अपने खर्चे कर सकते हो। बाकी जो बचेगा वो भेजना है 10,000 रुपए फिर रखकर, 10,000 रुपए आप रख लो, बाकी भेज दो अपने हेड ऑफिस को। On 31st March 2021, assets of the branch were as follows, rupees in 1000 दे रखा है ये, कैश था 10 का 384, 1080, 500। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31st March 2022, इसका मतलब ये ओपनिंग दे रखी है सारी फिगर्स। ठीक है, मतलब ये 1 अप्रैल 2021 की हो गई। 31 मार्च पढ़ के कई बार कई लोगों को लगता है क्लोजिंग है। The invoice price of goods dispatched by head office to branch amounted to 1,32 lakh, 1,32 लाख के गुड्स भेजे। अब किस पर भेजे, कॉस्ट प्लस 20% पर। ठीक है, लोडिंग प्राइस पर। आउट ऑफ द गुड्स रिसीव बाय इट, ब्रांच सेंट बैक टू हेड ऑफिस गुड्स इनवॉइस्ड एट रुपीज 72,000। उनकी इनवॉइस प्राइस क्या था, 72,000, वो उसने वापस भेज दिए। 1,32 लाख के गुड्स आए, उसमें से 72,000 के गुड्स वापस भेज दिए। ये सब किस पर दे रखा है, इनवॉइस प्राइस पर। अदर ट्रांजेक्शंस ऑफ द ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज, कैश सेल, क्रेडिट सेल, कलेक्शन, कैश डिस्काउंट, रिटर्न्स बाय कस्टमर, बैड डेट्स, एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच। On 1st January 2022, branch purchased new furniture for rupees 1 lakh,
फॉर विच पेमेंट वॉज मेड बाय हेड ऑफिस थ्रू अ चेक। पेमेंट इस बार कर दी हेड ऑफिस ने हाथ की हाथ चेक से, ठीक है, तो पेमेंट हेड ऑफिस कर रहा है, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ऑन 31st March 2022 ब्रांच एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज 6,000 वर आउटस्टैंडिंग, खर्चे आउटस्टैंडिंग है। कैश इन हैंड अब कितना बच गया इनके पास, 10,000 रुपए का। कहता है फर्नीचर इज सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन 16% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च, ये दे रखा है। तो आइए इसको करना शुरू करते हैं हम। इंफॉर्मेशन कितनी भी हो, हमें अपना फॉर्मेट पता है किस तरीके से हम लोग ब्रांच अकाउंट बनाते हैं, तो बस उस तरीके से बनाते जाओ। ठीक है, कौन सी कहाँ की ब्रांच चाहिए, बता नहीं रखा तो सीधा ब्रांच अकाउंट लिखते हैं फिर, वरना ब्रांच का नाम जरूर लिखना, नागपुर की है, हिमाचल की है, कहाँ की है ब्रांच। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, ओपनिंग बैलेंस। अब देखिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, रुपीज इन थाउजेंड्स। ये रुपीज किस में है, इन थाउजेंड्स, इस चीज का आप ध्यान रखना। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या क्या है, कैश 10 का है, डेटर्स 384, स्टॉक 1080, स्टॉक है 1080 का, और फर्नीचर एंड फिटिंग्स है 500 का। फर्नीचर एंड फिटिंग्स कितना है, 500 का। तो इसका टोटल कर लेते हैं, टोटल हो गया 1974। ये स्टॉक जो लिखा 1080, ये किस पर है, इनवॉइस प्राइस पर है। कॉस्ट प्लस 20% करा हुआ है ना, लोडिंग हटानी पड़ेगी, क्योंकि स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, ये सब तो कॉस्ट पे आना चाहिए, तभी तो प्रॉफिट निकल के आएगा, वरना तो दोनों साइड मैच कर जाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, बाय स्टॉक रिजर्व, लोडिंग हटाते हैं। 1080 में कितनी लोडिंग है, ये अपने आप में एक इनवॉइस प्राइस है। देखिए अगर कॉस्ट होती है 100 रुपए, उस पे हम 20 रुपए ऐड करते हैं तो 120 का बनता है। ठीक है, तो ये आपको 120 गिवन है, ये जो 1080 ये अपने आप में 120 है, हमें लोडिंग हटानी है, मतलब 20 हटाना है, तो 20/120 या 1/6 लिख दूं मैं, है ना। तो 1080 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ गया 180, लोडिंग हट गई इसमें से। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको दे रखी। अब देखिए क्या कहा कि गुड्स 1,32,00,000 रुपए के गुड्स डिस्पैच करे, 72,000 के वापस कर दिए, तो 1,32,00,000 के गुड्स डिस्पैच करे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, हेड ऑफिस ने भेजे। अब 1,32,00,000 132 इस तरीके से आएगा, बट हम रुपीज इन थाउजेंड्स लिख रहे हैं, तो 13,200 लिखना पड़ेगा, 13,200 रुपए का। इसमें से बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच वापस कर दिए उन्होंने कितने के, 72,000 के, 72 यहां पर आ गया। लेकिन इन सब में जो लोडिंग है वो तो हटाओ, गुड्स सेंड टू ब्रांच कितनी, 13,200 में से 72 तो वापिस ही कर दिए, तो उसको तो छोड़ो, इंटू 1/6, है ना। तो 13,200 में से 72 वापिस कर दिए, उसका 1/6, ये आ गया 2188, 2188, ये हमने लोडिंग रिवर्स कर दी। आई बात समझ में, ये गुड्स भिजवाए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये चीज हो गई। अच्छा एक चीज यहां पर क्या कहता है, कैश सेल करी इन्होंने 9700 की, क्रेडिट सेल करी 3140 की, क्या ये कहीं रिकॉर्ड करते हैं हम, नहीं, हम तो रेमिटेंस रिकॉर्ड करते हैं, ब्रांच ने कितने भेजे, तो अभी उस पर पहुंचते हैं। कैश कलेक्टेड बाय ब्रांच फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स, इतने कैश कलेक्ट हुए क्रेडिट कस्टमर्स से। कैश डिस्काउंट अलाउ करा डेटर को, कितना, इतना। रिटर्न्स बाय कस्टमर, बैड डेट्स इतना रिटर्न ऑफ, एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, ये सब हम लिखते नहीं है, हम लिखते तो क्या है, कितने रेमिटेंस करा, या अगर कोई खर्चा हेड ऑफिस ने करा वो रिकॉर्ड करते हैं। तो अभी तक तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिली नहीं, ये काम आएगी लेकिन उसमें रिकॉर्ड नहीं होगी। ऑन 1 जनवरी 2022
ब्रांच परचेज न्यू फर्नीचर फॉर ₹1 लाख फॉर विच पेमेंट वॉज मेड बाय हेड ऑफिस थ्रू अ चेक। पेमेंट हेड ऑफिस कर रहा है, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। किससे कर रहा है? चेक से। पेमेंट हेड ऑफिस 1 लाख रुपए का है, ठीक है। तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है, फर्नीचर बाय हेड ऑफिस। 1 लाख रुपए का मतलब 100 रुपए हो गया कि 1000 में है ना, ठीक है। ऑन 31 मार्च 2022 ये कहता है ब्रांच एक्सपेंसेस 6000 आउटस्टैंडिंग थे। अच्छा, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज एट एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन। आउटस्टैंडिंग एट एंड कितने रुपए थे? 6000 रुपीज, मतलब 6 रुपए लिख देंगे। समझ में आई बात? और कैश इन हैंड अगेन कितना था? 10,000 रुपए। मतलब बाय बैलेंस कैरी डाउन जो हम लिखते हैं, बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब स्टार्टिंग से देखो, सबसे पहले कैश है, फिर डेटर है, फिर स्टॉक है, और लास्ट में क्या है? फर्नीचर एंड फिटिंग्स। तो कैश का कहा, कैश कितना बच गया? 10,000 रुपए बच गया। बचना ही था, क्योंकि क्वेश्चन ऊपर ही कह रहा था कि हम 10,000 रुपए रख के बाकी सब भेज देते हैं अपने हेड ऑफिस को, ठीक है। और किसी चीज की इंफॉर्मेशन और तो कुछ दे ही नहीं रखा। फर्नीचर का बचाया बताया डेप्रिसिएशन कितना लगा है? 16% पर एनम लगा है WDV मेथड पर। अच्छा, फर्नीचर साल के शुरू में कितने थे? 500 के। तो अगर हम वर्किंग नोट बनाएं डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर का, फर्नीचर पर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? देखिए, तो 500 रुपए वाले पर तो कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 16% पर एनम, तो 1600% प्लस। और जो नया परचेज हुआ, नया कितना परचेज हुआ? 6 का, ठीक है। 6 का परचेज हुआ ना, नहीं सॉरी 1 का। 100 इंटू 16%, ठीक है। कितने कितने महीने का आएगा? 1 जनवरी को परचेज हुआ है, 1 जनवरी को परचेज हुआ तो 3 महीने का इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? ठीक है, ये 80 प्लस 84 का टोटल डेप्रिसिएशन हो गया। अब 84 उसमें से माइनस करके लिख दो, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा? भाई 500 का हमने पहले परचेज करा था, 100 का और आया, 500 का मतलब ओपनिंग बैलेंस था, 100 का और आया, माइनस 84, ठीक है। तो आप इस 600 में से 84 माइनस कर दोगे, बैलेंस आ गया 516 रुपए का। 516 फर्नीचर एंड फिटिंग्स की वैल्यू आ गई। और कुछ क्वेश्चन में? अब डेटर का बैलेंस और स्टॉक का बैलेंस ये नहीं दे रखा आपको, और अभी तो रेमिटेंस भी लिखनी है कितनी करी। डेटर्स, पहले डेटर्स पर चलते हैं। वर्किंग नोट 2, डेटर्स का बैलेंस निकालिए कितना बन रहा है। डेटर्स असेट है, डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। साल के शुरू में डेटर्स कितने के हैं? 384 के। क्रेडिट सेल कितनी करी हमने डेटर्स को? हमने क्रेडिट सेल करी 3140 की, 3140 हमने सेल करी। और कुछ और दे रखा है, कैश कलेक्टेड 2842। अच्छा, 2842 कैश कलेक्टेड है। और क्या बताया? रिटर्न कर दिया उन्होंने। अच्छा, डिस्काउंट भी अलाउ करा हमने 58 का, रिटर्न करा 102, 58 102। क्या क्या है ये? डिस्काउंट और रिटर्न्स। हमने ये डिस्काउंट अलाउ करा, डेटर कम हो जाएंगे, और ये सेल्स रिटर्न हो गई तो भी डेटर कम हो जाएंगे। बाय कुछ बेड डेट भी हो गए। बेड डेट कितने के हो गए? 37 के। तो बैलेंस सीडी निकल कर आ जाएगा हमारा, डेटर्स का कितना बन रहा है तो देख लेते हैं। 3140 प्लस 384, तो 3524, 3524। इसमें से हम 2842, 58102 और 37 ये माइनस कर देंगे, तो 485 निकल कर आ जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस। 485 ये लिख दीजिए।
485। स्टॉक का हम कैसे निकाल पाएंगे? स्टॉक का तो क्वेश्चन खुद देता, निकाल सकते हैं। कैसे? हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है इतना, गुड्स इतने के भेजे, बाद में इतने के कितने की सेल करी वो क्वेश्चन ने दे रखा है आपको, ये लिखा कैश सेल क्रेडिट सेल, तो बचा हुआ क्या है? क्लोजिंग बैलेंस। लेकिन क्या ऐसे निकल सकता है? ये तब निकल सकता है जब सबका यूनिट सेम हो। कहने का मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस कितने की करी, मतलब जो हेड ऑफिस से ट्रांसफर हुई, माइनस कितना बेच दिया, अगर ये सब सेलिंग प्राइस पर है तो सही है ना हमारे लिए। लेकिन आप नॉर्मल वे में ऐसे नहीं निकाल सकते, तो ब्रांच अकाउंटिंग में हम भेजी सेलिंग प्राइस पे रहे इसलिए निकाल पा रहे हैं, वरना तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि परचेजेस और ओपनिंग स्टॉक तो कॉस्ट प्राइस पे होते हैं और सेलिंग प्राइस पे होता है, तो ऐसे माइनस करके जनरली आता नहीं है, बट इसमें आ सकता है। ठीक है, तो आप इसमें क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो इसके लिए वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट नंबर 3। आप चाहो तो अकाउंट बना के भी कर सकते हो, अदरवाइज साल के शुरू में स्टॉक कितना था? 1080 का स्टॉक था, प्लस 13200, 13200 माइनस 72, 13128, 13128 का और आ गया हेड ऑफिस से चलकर, माइनस आपने बेच कितने में दिया? 9700 और 3140, 9700 3140 का बेच दिया, लेकिन बेचकर फिर वापस आ गया, रिटर्न्स बाय कस्टमर, कस्टमर ने 102 का वापस कर दिया, 102 का कस्टमर ने वापस कर दिया, तो 1080 था, 13128 और आ गया, माइनस 9700 माइनस 3140 बेचा, लेकिन कस्टमर वापस कर गया 102 का, तो ये 1470, 1470 आ गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन ये 1470 तो इनवॉइस प्राइस पर है, इसमें लोडिंग हटाते हैं, टू स्टॉक रिजर्व, 1470 इंटू 1/6। ठीक है, 245 की इसमें लोडिंग है, इसको हमने रिवर्स कर दिया। अब बैलेंस सीडी का टोटल और कर लेते हैं, 10 प्लस 485 प्लस 1470 प्लस 516, टोटल आ गया 2481, 2481 का ये टोटल आ गया। अभी हमारे को क्या देखना, रेमिटेंस कितनी हो रही है, तो रेमिटेंस के लिए, हाँ रेमिटेंस निकालते हैं। हेड ऑफिस ने पैसा, मतलब हेड ऑफिस को पैसा भेजा कितना, कैश अकाउंट, देखिए सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, साल के शुरू में बैलेंस था इनके पास 10,000 का, है ना, ये 10,000 रुपए, प्लस इन्होंने कैश में सेल करी 9700 की, 9700 टू कैश सेल। ठीक है, फिर टू डेटर्स, डेटर्स से कितना पैसा आया, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 2842, 2842 कलेक्शन हुई डेटर्स से। ठीक है, और कुछ करा इन्होंने अपने आप, कोई खर्चा कराओ, डिस्काउंट देना कोई खर्चा नहीं होता, इसमें पैसे जाते थोड़ी ना है। एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच है 842, एक्सपेंसेस 842, और कुछ बता रखा हो, फर्नीचर जो परचेज करा था वो तो हेड ऑफिस ने पेमेंट करी थी, ये 6,000 रुपये ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग है, ये भी नहीं है, पर बैलेंस पता है कैश का कितना है, 10 है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, मतलब 10 प्लस 9700 प्लस 2842, 12552, 12552। ठीक है, माइनस 842 और माइनस 10, तो ये बच गया 11,700, 11,700 का इन्होंने रेमिट किया होगा बाय, ठीक है, ब्रांच ने 11,700 रुपए भेजे हैं, किसको, हेड ऑफिस को, बाय कैश अकाउंट 11,700, वर्किंग नोट नंबर
3 है ना शायद, ये नहीं 4 है, तो वर्किंग नोट नंबर 4 से निकल कर आया। आई बात समझ में? आइए अब हम इसका टोटल लगाकर देख लेते हैं। ठीक है, 180 प्लस 72 प्लस 2188 प्लस 11700 प्लस 2481, तो ये आ गया 16621, 16621 माइनस कर देते हैं जो खर्चे हैं, 1974, 13200, 100, 6, 245, तो ये 1096 आ गया टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू जनरल पी एंड एल। ये जनरल पी एंड एल में ट्रांसफर हो जाएगा 1096, टोटल है 16621। आई होप आपको ये मेथड क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग डिपेंडेंट ब्रांचेस के नेक्स्ट मेथड पर चलते हैं, जिसका नाम है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। इसमें 3-4 मेन लेजर्स बनाए जाते हैं। जब भी ब्रांच बड़ी हो, ट्रांजेक्शन्स ज्यादा हो, तो केवल एक ब्रांच अकाउंट ना बनाकर ये वाला मेथड फॉलो करना बेटर रहता है, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। कैसे होता है आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जर्नल एंट्री से करेंगे। अच्छा, अगर आपके पास जर्नल एंट्रीज डेटर्स मेथड वाले की आ जाए इसकी, तो आप बना लोगे। जब आपको ब्रांच अकाउंट बनाना आ गया तो आप इसकी जर्नल एंट्री तो लिख ही सकते हो, बहुत सिंपल सी होंगी। जैसे गुड्स भेजने की एंट्री क्या हुई, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। इसके ऊपर लोडिंग के लिए रिवर्स कर दोगे, ठीक है, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। इस तरीके से आप सारी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, बट जनरली इसका लेजर ही बनाने को आता है ब्रांच अकाउंट। लेकिन स्टॉक एंड डेटर्स का पहले जर्नल समझते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले यही वाली बात ध्यान में रखनी है, कौन बना रहा है ये बुक्स को, हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है कि हेड ऑफिस ब्रांच की बुक्स बना रहा है। गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच में गुड्स भेजे, ब्रांच का स्टॉक बढ़ गया तो एंट्री बनेगी ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट, ब्रांच का स्टॉक बढ़ रहा है, टू क्या भेजे, गुड्स सेंड टू ब्रांच। लेकिन अगर ये कॉस्ट पर हुए तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एंट्री हो गई। लेकिन अगर कॉस्ट में कुछ एडिशन हुआ है जिसको हम लोडिंग बोलते हैं, चाहे वो पूरी की पूरी लोडिंग हो कि सेलिंग प्राइस की इक्वल आ जाए, या वो कुछ परसेंटेज की लोडिंग हो जैसे 20%, 30%, ठीक है, तो वो वाली लोडिंग होगी, उसको रिवर्स करना पड़ेगा। उसके लिए हम एक अकाउंट बनाकर चलते हैं यहाँ पर, टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पर लोडिंग इंक्लूड हो जाएगी। तो ब्रांच स्टॉक किस प्राइस से लिखोगे, ये तो इनवॉइस प्राइस से, जिस प्राइस पर हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेज रहा है। गुड्स सेंड टू ब्रांच में क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस, और रिवर्स क्या कर दिया हमने, लोडिंग वाला पोर्शन। समझ में आई एंट्री, ब्रांच स्टॉक डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट। आई होप क्लियर हुआ होगा। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ब्रांच ने इसमें से कुछ गुड्स वापस भेज दिए, एंट्री रिवर्स मार दो, ठीक है, मतलब गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट, जो ऊपर एंट्री की थी उसको रिवर्स कर दो, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है। ये वही कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, इसमें ये लोडिंग का पोर्शन आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, इनवॉइस प्राइस। अब सेल करी, ब्रांच ने सेल करी, अगर कैश में सेल करी तो ब्रांच का कैश बढ़ गया, क्या एंट्री होगी, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट, ब्रांच का कैश बढ़ गया, टू सेल करिए तो टू ब्रांच क्या कम हो गया, स्टॉक, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। स्टॉक जो ऊपर बढ़ा था फर्स्ट एंट्री में वो कम हो गया बेचकर, तो ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अगर क्रेडिट में सेल करी ब्रांच ने तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट, क्या होगा, ब्रांच के डेटर्स बढ़ गए टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। मतलब क्या तो कैश आएगा या डेटर आएगा, सिंपल सी चीज है। ये सब एंट्रीज आपको आती है, बस एक एक वर्ड ऐड हो गया ब्रांच, ये सब आपको पता है ऑलरेडी। गुड्स रिटर्न टू ब्रांच बाय द कस्टमर, कस्टमर ने गुड्स वापस कर दिए तो एंट्री रिवर्स मार दो, मतलब ब्रांच का स्टॉक बढ़ गया, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स, डेटर्स कम हो गए। जनरली क्रेडिट सेल वाले ही पैसे वो गुड्स वापस कर सकते हैं ना, कैश वाले में तो बोर्ड लगा दिया जाता है कि यहाँ पर वापस नहीं होगा, क्रेडिट वालों से एक अलग रिलेशन चलता है। रेमिटेंस फॉर एक्सपेंसेस,
एक्सपेंसेस के लिए कुछ रेमिटेंस भेजी हेड ऑफिस ने ब्रांच को, तो ब्रांच अभी खर्चे हुए नहीं, रेमिटेंस भेजी है, तो ब्रांच का तो कैश बढ़ गया, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल कैश, जो ऑफिस हेड ऑफिस का कैश था वो कम हो गया, कैश या बैंक वो जो भी क्वेश्चन में दे रखा हो। समझ में आई बात? असेट्स प्रोवाइडेड टू ब्रांच, ब्रांच को असेट्स खरीद कर दी, तो ब्रांच के असेट्स बढ़ गए, ब्रांच असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। लेकिन अगर हेड ऑफिस से कोई असेट जा रही है ब्रांच में तो टू असेट अकाउंट। ठीक है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, मतलब इतना तो अगर क्वेश्चन हिलेगा तो आप कर ही सकते हो ना इतना। ठीक है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से कैश मिल गया तो ब्रांच का कैश बढ़ गया, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट, डेटर कम हो गए, टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ठीक है, डिस्काउंट अलाउ करा डेटर्स को या बेड डेट्स हो गए, ये सब नुकसान है, तो ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ये ब्रांच के एक्सपेंसेस हैं। या फिर आप इसको सीधा पी एंड एल में भी ले जा सकते हो, ब्रांच पी एंड एल, एक्सपेंसेस से भी वो पी एंड एल में ही जाना है, ब्रांच एक्सपेंसेस या ब्रांच पी एंड एल डेबिट टू, क्या कम हो गए आपके डेटर्स कम हो गए, बेड डेट हुआ तो डेटर कम हो गए, उनको डिस्काउंट अलाउ करा तो डेटर कम हो गए, तो टू ब्रांच डेटर। असेट कम होती है तो क्रेडिट होता है ना। रेमिटेंस टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस में पैसे भिजवाए, वो जो कैश सेल करी, डेटर से कलेक्शन करी, ये सब करने के बाद हेड ऑफिस में पैसे भिजवाए, तो हेड ऑफिस का कैश या बैंक बढ़ गया, कैश अकाउंट डेबिट, और ब्रांच का कम हो गया, तो टू ब्रांच कैश अकाउंट। एक्सपेंसेस मेट बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने एक्सपेंसेस मीट करे ब्रांच के, या फिर एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय ब्रांच, ब्रांच ने खुद करे। दोनों में एक चीज कॉमन है, खर्चे तो ब्रांच के ही हो रहे हैं, तो ब्रांच एक्सपेंस तो डेबिट होगा ही होगा, चाहे ये हो चाहे ये वाला हो, तो ब्रांच तो एक्सपेंस हमें डेबिट करना है। लेकिन अगर हेड ऑफिस करेगा तो टू नॉर्मल वाला कैश कम हो जाएगा, और अगर ब्रांच खुद करेगा तो टू ब्रांच कैश अकाउंट कम हो जाएगा। समझ में आया? ये आपको उसमें भी करा था हमने, अभी जो इससे पहले वाला मेथड करा था डेटर्स मेथड, कि रिकॉर्ड स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग स्टॉक पर स्टॉक रिजर्व होगा, क्लोजिंग स्टॉक में स्टॉक रिजर्व होगा, उसको हटाना है। कहाँ हटाना है? इस बार ब्रांच एडजस्टमेंट एक अलग से अकाउंट बना रहे हो, वहां लिखना है। तो ब्रांच स्टॉक में जो ओपनिंग स्टॉक आपको टू बैलेंस बीडी मिल रहा है, उसका स्टॉक रिजर्व कहाँ लेके जाओगे? ब्रांच एडजस्टमेंट में। क्लोजिंग स्टॉक जो दिख रहा है आपको ब्रांच स्टॉक में, उसका भी कहाँ लेके जाओगे? ब्रांच एडजस्टमेंट में। समझ में आ गई बात? तो रिकॉर्ड स्टॉक रिजर्व, ठीक है, फॉर लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक इन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। समझ में आ गई ये वाली बात आपको? अब ये इंपॉर्टेंट बात है, ट्रांसफर द बैलेंस इन, ब्रांच स्टॉक का बैलेंस किस में ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको? ब्रांच एडजस्टमेंट। ये जो हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाते हैं, इसमें गुड्स सेंड टू ब्रांच, 1 लाख रुपए के गुड्स भेजे, ठीक है, और आपने इसमें से कुछ सेल कर दिए, कैश सेल करा, क्रेडिट सेल करा, ठीक है, आपने सेल कर दिए 70,000 वाले, क्लोजिंग स्टॉक बचा 30,000 वाला, तो फिर तो कभी बैलेंस बचेगा ही नहीं। बिल्कुल, ये सब तब है जब सेलिंग प्राइस पर हो रहा हो। अगर सेलिंग प्राइस पर ब्रांच को भेजा जा रहा है हेड ऑफिस से गुड्स, तब तो कभी बैलेंस बचेगा ही नहीं। अगर कॉस्ट पर है तो बैलेंस बचेगा। अगर कॉस्ट प्लस कोई और परसेंटेज है, वो ऐसी परसेंटेज हो जो सेलिंग प्राइस पे ना पहुंच जाए, मतलब हम कॉस्ट प्लस 50% पर अपने कस्टमर्स को बेचते हैं, लेकिन ब्रांच को भेजते हैं कॉस्ट प्लस 20% करके, फिर तो बचेगा ना 30%। ठीक है, तो वो अगर कुछ है तो भी बैलेंस बचेगा। तो ये है क्या? ये बैलेंस तब बचता है जब सेलिंग प्राइस पर ना हो। गुड्स अगर सेलिंग प्राइस पर नहीं भेजे जा रहे तो बैलेंस बचेगा। मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ, रट्टाफिकेशन नहीं होनी चाहिए। तो जितना भी डिफरेंस बचा, ये कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम? ये ट्रांसफर कर देंगे ब्रांच एडजस्टमेंट में। ठीक है, अब फिर ब्रांच एडजस्टमेंट का जो बैलेंस होगा वो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? ब्रांच पी एंड एल में। आपको पता है ब्रांच स्टॉक का बैलेंस और ब्रांच एडजस्टमेंट का बैलेंस दोनों मिला के जो बैलेंस बचा ना, यही तो ग्रॉस प्रॉफिट है जो ट्रेडिंग में निकलता था। बस हमने इसके दो टुकड़े कर दिए। भाई कॉस्ट प्लस 20% हमने ब्रांच को भेजा, और ब्रांच को इंस्ट्रक्शन दी आप कॉस्ट प्लस 50 पर बेचो, मतलब आप 30 रुपए कमाओ, हेड ऑफिस 20 रुपए कमा रहा है। ठीक है, 20 रुपए हेड ऑफिस, 30 रुपए आगे, तो 150 रुपए का टोटल प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट ही तो होता था बेचकर, ये ट्रेडिंग में डायरेक्ट आ जाता था, यहां पर दो टुकड़ों में आ रहा है।
ब्रांच स्टॉक और ब्रांच एडजस्टमेंट में। तो लास्ट में ये ग्रॉस प्रॉफिट किस में ट्रांसफर करें? ब्रांच पी एंड एल में। ब्रांच का खर्चा कहाँ ट्रांसफर करना है? वो भी पी एंड एल में, क्योंकि फिर बाय ग्रॉस प्रॉफिट और यहाँ पर जो बाकी खर्चे आए उसको माइनस करके ही तो नेट प्रॉफिट निकल के आता है। ब्रांच का पी एंड एल कहाँ ट्रांसफर होता है, हो जाता है? जनरल पी एंड एल में। आई बात समझ में आपको? अगर कोई एबनॉर्मल लॉस दे रखा है तो एबनॉर्मल लॉस कुछ हुआ है तो लॉस आपको पता है, लॉस तो कॉस्ट प्राइस पर ही रिकॉर्ड होगा। उसमें अगर कोई लोडिंग वाला पोर्शन होगा तो उसको रिवर्स करना होगा। गुड्स लॉस्ट एक खर्चा है, डेबिट कर देंगे, बाद में पी एंड एल में ले जाएंगे। ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट, ठीक है, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। समझ में आई बात? तो 1,000 रुपए के अगर हमने रिकॉर्ड कर रखे हैं, उसमें से 200 रुपए हो सकता है उसमें लोडिंग हो, तो खर्चा केवल कितना हुआ, नुकसान मतलब कितना हुआ, केवल 800 का। इस वजह से मैंने यहाँ पर ये एंट्री लिखकर दिखा दी आपको। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए अब हम एक क्वेश्चन पर चलते हैं स्टडी मटेरियल के। इलस्ट्रेशन 6 से दे रखी है ये हमारे को। हिंदुस्तान इंडस्ट्रीज मुंबई हैज अ ब्रांच इन कोची टू विच ऑफिस गुड्स आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। अच्छा, इसमें लेजर बनाने कौन कौन से होते हैं? ये लेजर मैंने आपको बता दिए कौन कौन से इंक्लूड होंगे। जैसे ब्रांच स्टॉक अकाउंट इन्वॉल्व है, गुड सेंड टू ब्रांच इन्वॉल्व है, ठीक है, ब्रांच कैश इन्वॉल्व है, ब्रांच डेटर्स, ठीक है, ब्रांच पी एंड एल, ब्रांच एक्सपेंसेस, ये सारे हैं। बट आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया करो, क्वेश्चन पढ़ के आपको हिंट लग जाएगा क्या ये सारे अकाउंट की जरूरत भी है। हो सकता है इसमें से 2-3 अकाउंट की जरूरत ही ना पड़े आपको, और पढ़े तो बाद में जब पढ़े तब उसके बाद बना लो। ठीक है, शुरुआत में ही सबका स्ट्रक्चर बनाकर चलो, क्या जरूरत है? ठीक है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो हिंदुस्तान इंडस्ट्रीज मुंबई हैज अ ब्रांच इन कोची टू विच गुड्स ऑफिस गुड्स आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। हम ब्रांच में गुड्स भेजते हैं कॉस्ट प्लस 25% करके। ब्रांच सेल्स बोथ फॉर कैश एंड क्रेडिट। ब्रांच एक्सपेंसेस आर पेड डायरेक्ट फ्रॉम हेड ऑफिस। ब्रांच के खर्चे हेड ऑफिस से पे होते हैं। एंड ब्रांच हैज टू रेमिट ऑल कैश रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, मतलब ऑल कैश रिसीव इनटू द हेड ऑफिस बैंक अकाउंट। और सारा पैसा जो ब्रांच को मिलता है बेचकर, वो हेड ऑफिस के बैंक में जमा करवाना पड़ता है। खर्चे कौन मीट करता है? हेड ऑफिस खुद मीट करता है। अच्छा, from the following details relating to calendar year 2021, prepare the accounts in the head office ledger and ascertain the branch profit. Branch does not maintain any books of account but sends weekly return to head office. Statement बना बनाकर हर हफ्ते भेजता रहता है। ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। गुड्स रिसीव फ्रॉम, एक बार जस्ट वर्ड्स व्यू ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस, गुड्स रिसीव हुए 6 लाख रुपए के। रिटर्न्स टू हेड ऑफिस वापस कर दिए 12,000 के। स्टॉक एट कोचिंग ऑन ऑन एज ऑन 1 जनवरी 2021 दे रखा है। सेल्स कैश में और क्रेडिट में इतनी हुई। डेटर्स 1 जनवरी को इतने। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, बेड डेट्स, सेल्स रिटर्न, रेंट रेट्स टैक्सेस, सैलरीज, ऑफिस एक्सपेंसेस और स्टॉक एट ब्रांच ऑन 31 दिसंबर एट इनवॉइस प्राइस। आपको स्टॉक एंड डेटर्स मेथड को फॉलो करते हुए ये लेजर्स बनाने हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रांच स्टॉक अकाउंट, और उसमें क्योंकि लोडिंग है इसलिए ब्रांच एडजस्टमेंट भी आएगा, नहीं होती तो वो ब्रांच एडजस्टमेंट नहीं आता। तो ब्रांच, ठीक है, सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं इसका। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, देखिए ब्रांच एडजस्टमेंट, इसी के अंदर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट भी होगा क्योंकि लोडिंग करके भेजता है वो गुड्स। और क्वेश्चन में डेटर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बता रखी हैं, है ना? बेड डेट हुआ, डिस्काउंट अलाउड हुआ, तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट भी इसका मतलब बनेगा ही बनेगा इसमें। ठीक है, जो खर्चे दे रखे हैं उसके लिए क्या बनता है? ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस वगैरह था ना, तो ये सारे खर्चे।
ये सारी चीजें कहाँ ट्रांसफर होती है? ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, ये ट्रांसफर कर देंगे हम ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इसके लिए ये अकाउंट भी बनेगा। आइए अब एंट्रीज इसमें एक एक कर कर देख कर पोस्ट करना शुरू करते हैं। तो इसमें लिख लेते हैं डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। देखिए सबसे पहले आपको गिवन है गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस ₹6 लाख। 6 लाख रुपए के गुड्स हेड ऑफिस से रिसीव हुए, ब्रांच का स्टॉक बढ़ गया। अच्छा, सबसे पहले आपको पता है ओपनिंग स्टॉक आता है, तो ओपनिंग स्टॉक की जगह छोड़ देते हैं, यहां पर लिखते हैं टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। कितने के गुड्स भिजवाए? 6 लाख रुपए के। लेकिन ये तो इनवॉइस प्राइस पर है, इसमें से लोडिंग हटाते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट में चलकर, तो बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। 6 लाख रुपए में लोडिंग कितनी है? ये कहता है कॉस्ट प्लस 25% पर भेजा है। कॉस्ट अगर 100 है, 25 ऐड करके भेजा मतलब 125 में भेजा। तो इनवॉइस प्राइस है, मतलब इनवॉइस प्राइस रिप्रेजेंट करता है 125 को, हमें 25 निकालना है। 25 बाय 125, 1/5 हो गया, तो 1/5 निकालना है, मतलब ये हो गया 1,20,000 रुपीज। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। रिटर्न्स टू हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस ₹12,000, वापिस कर दिए 12,000 के, तो बाय गुड सेंड टू ब्रांच 12,000, ये क्या है? रिटर्न। ठीक है, अब इसमें जो लोडिंग थी उसको रिवर्स कर दो, टू गुड सेंड टू ब्रांच 12,000 इंटू 1/5, 2,400 रुपीज, ये हमने रिवर्स कर दिए लोडिंग के। आगे बढ़ते हैं। सेल हुई कैश में कितने की? 2 लाख की। क्रेडिट में सेल हुई 3,60,000 रुपए की। कैश में सेल इतनी, क्रेडिट में सेल इतनी। जब सेल करेंगे तो बाय ब्रांच कैश, और अगर क्रेडिट में सेल करेंगे बाय ब्रांच डेटर्स। 2 लाख और 3,60,000 रुपए। मैंने अभी तक ब्रांच कैश वैसे खोला नहीं है, आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, कहीं ब्रांच कैश की ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन नहीं है, तो जरूरत अभी फिलहाल तो नहीं लग रही। कोई मिसिंग चीज हो, निकालनी पड़ जाए तो बात और है, बट ओपनिंग क्लोजिंग फिगर जब दे ही नहीं रखी तो क्यों बनाएंगे? तो बाय ब्रांच कैश बाय ब्रांच डेटर्स, लेकिन डेटर्स तो बनाए हमने, तो डेटर्स में ये कहां से चल के आया? टू ब्रांच स्टॉक से। कितना फिगर चल के आया? 3,60,000 रुपए। ये इसकी पोस्टिंग कर दो 3,60,000 रुपए। समझ में आई बात? सन्ड्री डेटर्स एट कोचिन एज ऑन 1 जनवरी 2021, ओपनिंग डेटर्स गिवन है 72,000, तो लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 72,000 के। ठीक है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर से कैश रिसीव हुआ 3,20,000 रुपए का, तो बाय ब्रांच कैश, ब्रांच का कैश बढ़ गया, डेटर कम हो गए 3,20,000 रुपए। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर 6,000, बाय डिस्काउंट अलाउड 6,000। डिस्काउंट अलाउड करा हमने डेटर्स को, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, ये तो पता है। डिस्काउंट अलाउड बाद में कहां जाता है? P&L में, आपको पता है, सबने ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट पढ़ा हुआ है, तो इसको P&L में भी लेके जाएं। एक और ऑप्शन है, डिस्काउंट अलाउड को आप पहले एक्सपेंसेस में जाकर इकट्ठा कर लो, बाद में P&L में ले जाना। ठीक है, एक्सपेंस में भी लिख सकते हो आप इसको, अदरवाइज यहां भी लिख सकते हो टू डिस्काउंट अलाउड। कितनी फिगर है डिस्काउंट अलाउड की? 6,000 रुपीज की। समझ में आई बात? ठीक है, डिस्काउंट अलाउड के बाद कहता है बेड डेट्स हुए 4,000 के, बेड डेट्स, तो बाय बेड डेट 4,000, बेड डेट भी एक खर्चा है, तो टू बेड डेट ये आ जाएगा 4,000 रुपीज का। आइए अब सेल्स रिटर्न एट कोचिन ब्रांच, सेल्स रिटर्न हुए 8,000 रुपए के, ब्रांच का स्टॉक बढ़ गया, डेटर कम हो गए, तो ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच डेटर्स कितने? 8,000, बाय ब्रांच स्टॉक 8,000 रुपीज। ठीक है, अब रेंट रेट्स टैक्सेस एट ब्रांच 18,000 रुपए, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस का खर्चा है 18,000 का, मतलब ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट। ठीक है, टू बैंक क्यों करा, टू ब्रांच बैंक क्यों नहीं करा? क्योंकि कह रहा था ऊपर कि सारे खर्चे हेड ऑफिस खुद करता है, क्वेश्चन ने बोला है, वरना मैं टू ब्रांच कैश लिखता। कितने का खर्चा है? 18,000 रुपए। किस चीज का है? रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस का। फिर कहते हैं सैलरीज वेजेस 60,000 रुपए, टू बैंक अकाउंट 60,000 सैलरीज वेजेस वगैरह है। ठीक है, ये 60,000 का ये खर्चा हो गया। ऑफिस एक्सपेंसेस 6,000 रुपए, तो टू बैंक अकाउंट ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है, कितने? 6,000 रुपए। ये हो गया 6,000 रुपीज का। क्लियर हुआ ये? स्टॉक एट ब्रांच ऑन 31 दिसंबर एट इनवॉइस प्राइस, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 1,20,000 रुपए का। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितने का है? 1,20,000 रुपीज का। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक भी तो दे रखा होगा। अच्छा, ये हमसे मिस हो गया था स्टार्टिंग में, ये रहा स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है 60,000 का, वो यहां लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी 60,000। अब ओपनिंग स्टॉक 60,000 है, इसके ऊपर आप पहले लोडिंग हटाओ बाय स्टॉक रिजर्व करके। कितने की लोडिंग होगी? 60,000 का 1/5, ये हो गया 12,000 रुपए। ठीक है, ये लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक, इसे लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, टू स्टॉक रिजर्व। अब यहां पर लोडिंग हटाओ किसकी? क्लोजिंग स्टॉक की। कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 1,20,000 रुपए। तो 1,20,000 का 1/5 मतलब 24,000 रुपए की लोडिंग यहां से हटाओ। आई बात समझ में? और कोई चीज जो हमने नहीं लिखी हो? अब तो सब कुछ लिख ही दिया, जो भी चीजें हमारे को गिवन थी। आइए क्लोज करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रांच स्टॉक का जितना भी डिफरेंस आ रहा है वो कहां ट्रांसफर होगा? ब्रांच एडजस्टमेंट में। तो डिफरेंस निकालते हैं ब्रांच स्टॉक का, क्योंकि ये ग्रॉस प्रॉफिट का पार्ट बनेगा। 2 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 1,20,000, तो ये आ गया 6,92,000। 6,92,000 692,000 टू ब्रांच एडजस्टमेंट। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर जो भी निकल के आया है ये, माइनस 60,000 माइनस 6 लाख माइनस 8,000, 24,000 का बैलेंस जो है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा बाय ब्रांच स्टॉक। कितना अमाउंट आया? 24,000। अब जो डिफरेंस बचेगा वो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू ब्रांच P&L। ठीक है, 24,000 प्लस 1,20,000 प्लस 12,000, तो ये हो गया 1,56,000। 1,56,000 अमाउंट आ गया 1,29,600, 1,29,600 रुपीज आ गया। ये ग्रॉस प्रॉफिट चलिए P&L में लेकर चलते हैं। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,29,600। ठीक है, ये दोनों अकाउंट क्लोज हो गए। अब ब्रांच डेटर्स को क्लोज करते हैं। ब्रांच डेटर डेबिट साइड में बैलेंस है 3,60,000 प्लस 72,000, तो ये हो गया 4,32,000 रुपीज। 432 माइनस 3,20,000 माइनस 6,000 माइनस 4,000, 4,32,000 माइनस 3,20,000 माइनस 18,000, ये बचा 94,000 रुपीज बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये क्लोजिंग डेटर हो गए हमारे, तो आ गया 4,32,000 का। क्लियर हुआ? ठीक है, अब ब्रांच एक्सपेंसेस ये सारा कहां ट्रांसफर हो जाएगा? बाय ब्रांच P&L में। ये सब खर्चे टोटल होके ट्रांसफर हो जाएंगे ब्रांच P&L में। तो 18,000 प्लस 66
₹84,000 का बैलेंस है, ठीक है, 84,000, ठीक है। टू कहां से आया ये, टू ब्रांच एक्सपेंसेस से ₹84,000। अब नेट प्रॉफिट निकाल लीजिए, कितना आ रहा है, ये आ गया 35,600। 35,600 क्या है, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू जनरल पी एंड एल अकाउंट। किसमें, जनरल पी एंड एल अकाउंट में ये ट्रांसफर हो जाएगा, जो हेड ऑफिस का मेन पी एंड एल है। भाई ये तो एक ब्रांच है ना, ऐसी ऐसी कई ब्रांच होंगी, इन सबका प्रॉफिट इकट्ठा होकर कहां चला जाएगा, अपने जनरल वाले पी एंड एल में, ठीक है। इसका टोटल है 129,600। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये है हमारा स्टॉक एंड डेटर्स मेथड।